नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। कोविड-19 महामारी ने अपने विकराल स्वरूप से पूरी दुनिया को परिचित कराया। सिर्फ परिचित ही नहीं कराया बल्कि आने वाले संभावित खतरों के प्रति सचेत होने के लिए आगाह भी किया। ऐसे में आज के इस वीडियो में वायरस से ही जनित एक रोग की आज चर्चा को लेकर हम आपके सामने आए हैं, जो कि पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा में तेजी से फैल रहा है और विशेष रूप से ये टारगेट ऐसे वर्ग को कर रहा है जिससे कि वहां की चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, वायरस क्या होता है, वायरस जनित रोग क्यों खतरनाक हैं, साथ ही साथ इस वायरस के बारे में भी हम जानेंगे, इसके अन्य पक्षों को भी जानेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसका नाम है मारबर्ग वायरस क्यों है खतरनाक। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हमारे कुछ नई शाखाओं में हो रही है। नए बैच की शुरुआत हो रही है। इसमें लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 अक्टूबर को 11:30 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। वहीं दिल्ली में करोल बाग शाखा की अगर बात करें तो 13 नवंबर से दोपहर 3 बजे नए बैच की शुरुआत हो रही है। हमारी दूसरी शाखाओं में भी नए बैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि जयपुर, प्रयागराज और इंदौर की बात हम करते हैं। यहाँ पर अगर समय की बात करें तो जयपुर में सुबह 8 बजे से नया बैच संचालित हो रहा है, वहीं पर प्रयागराज में सुबह 11:15 बजे से हो रहा है और इंदौर की बात करें तो 6 बजे से बैच संचालित हो रहा है। इससे संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी इससे संबंधित ले सकते हैं। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की तरफ हम नजर डालें तो खबर की बात करेंगे, चर्चा में क्यों है इस बात को समझेंगे। तो देखिए, चर्चा में होने का कारण ही यही है कि जो रवांडा है, जो पूर्वी अफ्रीकी देश है, वहां पर इसका तेजी से प्रसार देखा जा रहा है और इसमें जो मरने की दर है वो भी काफी डराती है लोगों को। और विशेष रूप से इसने टारगेट किया है वहां के डॉक्टर्स को, चिकित्सकीय जो वर्ग है उसको टारगेट किया है। इस वजह से और चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जो रवांडा देश है वहां पर अगर उसकी जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को आप देखेंगे तो वो काफी कम है। और जो चिकित्सक रोगियों का इलाज करता है, अगर वो इससे पीड़ित होगा तो इसके व्यापकता को, इसकी गंभीरता को वो और बढ़ा देगा। इसलिए यह और गंभीर और चिंताजनक स्थिति बनती है। मारबर्ग वायरस के बारे में हम जानेंगे, कैसे होता है इसका प्रसार, इस बात को भी समझेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं, रोकथाम के उपाय की भी बात करेंगे, क्या नई वैक्सीन इजाद की गई है इसके लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और इस कार्यक्रम की अगर पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। डेथ कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर है, व्हाट इज मारबर्ग वायरस विच हैज रॉक्ड रवांडा। तो वही मारबर्ग वायरस से रिलेटेड ही यह खबर है, जिसने कि रवांडा को परेशान किया है, पीड़ित किया है। तो चर्चा में क्यों है, देखिए, पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा वो इससे पीड़ित है। और रवांडा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो किगाली है। आप जानते हैं इसको हजार पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है और 1994 में खासा चर्चा में आया था पूरे विश्व में। लेकिन वो वहां पर एक दंश झेला था इस देश ने, जब यहाँ पर 1994 में एक भीषण जातीय संघर्ष देखने को मिला था, जिसमें लाखों लोग मारे भी गए थे। उसके बाद लेकिन इसकी स्थिति सुधरी और आज अगर हम बात करें तो ये इसने राजनीतिक रूप से भी प्रगति की, स्टेबिलिटी प्राप्त की और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ पर जो गोरिल्ला पर्यटन है वो काफी फेमस है। बेसिकली ये एक प्रकार का इको टूरिज्म होता है, जो यहाँ के जो गोरिल्ला होते हैं उनको देखने के लिए लोग जाते हैं पहाड़ी स्थानों पर। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही लोग देखते हैं, उसको गोरिल्ला पर्यटन कहते हैं। और अब ये खासा चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इस मारबर्ग वायरस की वजह से यहाँ पर 46 लोग पीड़ित हो गए हैं, जिसमें से 12 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। और विशेष रूप से यहाँ पर जो चिकित्सकों की संख्या है वो काफी कम है। अब देखिए, 80% इसमें जो संक्रमित लोग हैं उनमें संख्या किसकी है, तो चिकित्सा कर्मियों की है। और 13 मिलियन की जनसंख्या में अगर सिर्फ 1500 डॉक्टर्स हैं और उसमें अगर तेजी से ये संक्रमित हो रहे हैं तो उस देश के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। मृत्यु दर की अगर बात करेंगे तो 50 से 90% इसमें मृत्यु दर है, जो कि और भयावह स्थिति की तरफ इसको ले जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों का संक्रमित होना इस स्थिति को ज्यादा गंभीर बनाता है। अगर मैप में देखें रवांडा की स्थिति, तो पूर्वी अफ्रीका में इसकी स्थिति है, यहां पर इसकी स्थिति है। और साथ ही इसके पड़ोस में आप देखें, यहां पर तंजानिया, केनिया और युगांडा है, बुरुंडी भी है। अब यहीं पर तंजानिया, केनिया और युगांडा के पास एक बड़ी मशहूर झील है। अगर आप इस झील का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यह झील काफी महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि आप सही जवाब देंगे।
अब देखिए वायरस क्या होता है, सबसे पहले इस बात को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपनी आगे चर्चा की तरफ। तो देखो वायरस की अगर बात आप करोगे तो जो गैर कोशिकीय इकाई के रूप में इसको जाना जाता है। गैर कोशिकीय इकाई का मतलब इसके अंदर कोशिकाएं नहीं होती हैं और आनुवांशिक सामग्री जो होती है वो इसके अंदर होती है। वो प्रोटीन, हम कह सकते हैं प्रोटीन कोट में वो संलग्न होती है। इसमें देखिए राइबोसोम और ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो तंत्र होते हैं वही नहीं होते हैं। इसी कारण ये प्रोटीन का संश्लेषण ही नहीं करता है, और जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा तो ये पूरी तरह से अगर बाहर देखेंगे तो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन जब ये किसी कोशिका में प्रवेश करेगा, दूसरी मेजबान कोशिका में प्रवेश करेगा, तो वहां पर ये एक्टिव हो जाता है। तो बाहर निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, लेकिन किसी मेजबान कोशिका में जब ये प्रवेश करेगा तो वहां पर ये एक्टिव हो जाता है। आकार की बात करें तो 20 से लेकर 400 नैनोमीटर तक इसका आकार होता है, छोटा होता है। मुख्य रूप से जो आनुवांशिक सामग्री उसमें होती है डीएनए या आरएनए और एक प्रोटीन कोट कैप्सिड से ये घिरे होते हैं। अब देखिए ये मनुष्यों, जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है और ये मेजबान कोशिका के अंदर ही जाकर अपने जैविक गुणों का प्रदर्शन करता है। अगर प्रतिकृति बनाने की बात आप करेंगे तो ये प्रतिकृति मतलब अपने जैसा दूसरा वायरस तभी बना पाएगा जब वो किसी मेजबान कोशिका में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। बाहर ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि बाहर ये पूरी तरह से निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही मेजबान कोशिका के अंदर पहुंचेगा तो खुद की प्रतियां बनाना शुरू कर देगा और कोशिका की मशीनरी का ही उपयोग करेगा। मतलब दूसरे के शरीर में अगर प्रवेश करेगा तो उसी के कोशिका की मशीनरी का उपयोग करेगा, दूसरे के संसाधनों पर मौज करेगा और अपने परिवार को बढ़ाता जाएगा। और बढ़ाने के साथ साथ उस पर्टिकुलर जिस कोशिका में ये प्रवेश कर रहा है उस मेजबान कोशिका समेत उस पूरी मशीनरी को ये डैमेज करता है। इसीलिए इसको काफी खतरनाक भी माना जाता है। अब देखिए वायरस को उसके जीनोम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे डीएनए वायरस हो सकता है, आरएनए वायरस हो सकता है, रेट्रो वायरस हो सकता है। और वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में अगर आप देखें कि वायरस के वाहक कौन हो सकते हैं, तो कुछ वायरस जानवरों के माध्यम से फैलते हैं, जैसे कि एक चमगादड़ की बात हम कर रहे हैं, मिस्री फल चमगादड़। तो देखिए जो इबोला वायरस अभी चर्चा में काफी था और मार्बर्ग वायरस, इन दोनों के प्राकृतिक वाहक कौन होते हैं? ये मिस्री फल चमगादड़ होता है। इस केस में भी मार्बर्ग वायरस का भी जो वाहक है वो मिस्री फल चमगादड़ ही है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें वायरस से कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, ये वायरस से होने वाले अलग अलग रोग हैं। अब देखिए यहां पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहां पर इन्वलप प्रोटीन है, ये इन्वलप है, ये इन्वलप प्रोटीन ये वाला पार्ट है। वैसे ही वायरल जीनोम है, उसके बाद न्यूक्लियो कैप्सिड है, यहाँ पर वायरल टेगुमेंट है। तो ये इसके विभिन्न पार्ट्स हैं। अगर इन पार्ट्स के बारे में अगर आप चर्चा करें तो देखिए जो कैप्सिड होता है जिसकी बात हमने की, कैप्सिड कहाँ है आप देख लें। सबसे पहले कैप्सिड, ये रहा कैप्सिड, ये वाली स्थिति है जो चारों तरफ ये संरचना है। ये क्या होता है कैप्सिड? तो कैप्सिड की अगर बात करें तो जीनोम के चारों ओर प्रोटीन से बना हुआ एक सुरक्षा कवच होता है, वो कैप्सिड होता है। इसके बाद इन्वलप की अगर हम बात करें तो लिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन इसके अंदर होता है। इन्वलप में क्या क्या होता है? ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें लिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये हिस्सा आपका इन्वलप में हो गया। इसी तरह से इन्वलप के बाद अगर आप देखें एक और संरचना इन्वलप प्रोटीन, ये वाली संरचना देख रहे हैं, ये जो होती है इसमें क्या होता है? तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसमें, और ये स्पाइक्स के रूप में आप दिखाई दे रहा है आपको, निकला हुआ नुकीला ऐसे, ये स्पाइक्स के रूप में होता है। और मेजबान कोशिका में जब प्रवेश करता है तो उसमें ये सहयोग करता है, उससे जुड़ने में ये मदद करता है। इसी स्पाइक्स की सहायता से ये वायरस मेजबान कोशिका से कनेक्ट होने का काम करता है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा में, एचआईवी में इस प्रकार के स्पाइक्स पाए जाते हैं। अब देखिए जीवाणु और विषाणु में अंतर होता है, मतलब वायरस और बैक्टीरिया में अंतर होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया क्या होता है? वो एक कोशिकीय होता है। वहीं अगर हम वायरस की जब बात करते हैं तो इसमें कोशिका नहीं होती है, यह अकोशिकीय होता है। वहीं जीवाणु जो है वो, बैक्टीरिया जो होता है वो वायरस से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे इसके आकार की हमने बात की तो आकार इसका 20 से लेकर 400 नैनोमीटर तक था। वहीं अगर उसकी बात करेंगे तो 0.2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। वहीं अगर बैक्टीरिया की आप बात करेंगे तो स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति वो बना सकता है, मतलब बाहर भी अगर वो है तो वो अपनी प्रतिकृति अपने जैसा बैक्टीरिया बना सकता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में जैसे टीबी है, निमोनिया है, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, टिटनस है। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति नहीं बना पाता है, और इससे होने वाले रोगों में तमाम रोग हैं, जैसे कोविड-19 अभी काफी चर्चित था। इसी प्रकार से एचआईवी है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, तो ये इस प्रकार के अन्य रोग है। तो ध्यान रखेंगे, ये इसका एक सामान्य परिचय था। अब बात करते हैं हम, क्या है मार्बर्ग वायरस जिसकी वजह से रवांडा पीड़ित है। तो देखिए मार्बर्ग वायरस की अगर बात करें तो एक खतरनाक
रोगजनक है, पैथोजन है। पैथोजन क्या होता है, इस चीज को भी आप समझ लें। ये खतरनाक रोगजनक है, पैथोजन है। पैथोजन का मतलब होता है एक ऐसा जीवित कारक जो कि किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करेगा और उसको संक्रमित करेगा। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, परजीवी भी हो सकता है। ये इस प्रकार के, तो इनको क्या कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है, जो कि एक जीवित कारक होता है, लेकिन किसी जीव के शरीर में जब प्रवेश करेगा तो उसको संक्रमित करेगा, प्रभावित करेगा। तो इबोला वायरस की तरह ही ये फिलो वायरस परिवार से संबंधित है। जिसकी फैमिली भी याद रखेंगे कौन सी फैमिली से ये रिलेटेड है, तो फिलो वायरस इसकी फैमिली है। फिलो वायरस वायरस का एक परिवार है, एक वर्ग है, कह सकते हैं। मारबर्ग इससे संबंधित है और इबोला वायरस भी इसी से संबंधित है। इसमें जेनेटिक सामग्री क्या होती है, इस परिवार की अगर बात करेंगे, इस फैमिली की बात करेंगे, तो इसमें आरएनए जो होती है जेनेटिक सामग्री होती है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो लंबे पतले नली के जैसे होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही ये मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है, और मारबर्ग वायरस जो डिजीज है, इस नाम की बीमारी होती है इस वायरस के प्रकोप से। तो एमवीडी नाम की बीमारी होती है और इसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा है, 24 से लेकर 88% तक इसमें मृत्यु दर है, इसलिए ये काफी खतरनाक माना जाता है। अब इस वायरस का पहला प्रकोप कहां हुआ था, तो 1967 में आप देखेंगे मारबर्ग नाम की जो जगह है जर्मनी में, वहां पर इसका पहला मामला देखने को आया, इसीलिए इसका नाम भी आप देख रहे हैं मारबर्ग है। उसके बाद यह प्रकोप मुख्य रूप से अफ्रीका में देखने को इसका मिला है। अब देखिए कैसे होता है इसका प्रसार, इसको भी समझ लें कैसे फैलता है, एक से दूसरे में कैसे जाएगा। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया, देखिए मनुष्यों में इसका संक्रमण हो जाता है। कैसे होता है, तो इसका कारक कौन बनता है, कारक बनते हैं ये चित्र में आपको दिख रहे होंगे, एक प्रकार का ये चमगादड़ है, और ये चमगादड़ इसको कहा जाता है मिस्री फल चमगादड़। क्या करता है मिस्री फल चमगादड़, तो मिस्री फल चमगादड़ बेसिकली गुफाओं में रहता है, फल को खाता है, और उसके बाद क्या करेगा, ये उस फल से जो जैसे कि वनस्पतियों के फैलने में भी यह सहयोग करता है, वनस्पति के प्रसार में भी यह सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जगह की वनस्पति खाया फिर दूसरे जगह गया, पेड़ों पर रहता है, गुफाओं में रहता है, इसी की वजह से ये मनुष्यों में भी ट्रांसफर होता है। जिस तरह से वनस्पतियों का प्रसार करता है उसी प्रकार से ये वायरस का भी प्रसार करता है। तो मिस्री फल चमगादड़ जो है लंबे समय तक अगर इसके संपर्क में रहे मनुष्य तो वो संक्रमित हो सकता है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि संक्रमित व्यक्ति के रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में अगर दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में भी फैल सकता है। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी ये फैल सकता है। अगर किसी संक्रमित मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री को आप यूज करते हैं, जहां पर उसके शरीर से स्रावित हुआ पदार्थ हो, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो अन्य स्रावित पदार्थ हो, उस संक्रमित व्यक्ति का बिस्तर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके संपर्क में अप्रत्यक्ष रूप से भी आ रहे हैं, तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो फिलहाल इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, मिस्री फल चमगादड़ ये इसका प्रसार करता है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। अगर इससे व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके में क्या लक्षण हो सकते हैं, तो देखिए जब भी इसमें संक्रमित होगा तो लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देंगे, हो सकता है 2 दिन के अंदर दिखाई दे, या हो सकता है 21 दिन तक इसकी जो समयावधि है, तो 2 से लेकर 21 दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आप संक्रमित हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है और 21 दिनों तक आप लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, इसलिए ये रोग और खतरनाक होता है कि इसके प्रसारित होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। प्रारंभिक लक्षण में क्या होगा, तेज बुखार होगा, जब लक्षण दिखेगा तब की बात है। हो सकता है आपको लक्षण 12 दिन 15 दिन तक ना दिखे, उस दरमियान आप कई लोगों के संपर्क में आ गए, तो इसमें ये तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, उल्टी और दस्त जैसी चीजें हो सकती हैं। कुछ मरीजों में शरीर के विभिन्न हिस्सों से क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, रक्त का स्राव हो सकता है, खून बहना शुरू हो जाता है, जैसे पेट से निकल सकता है, नाक से निकल सकता है, मसूड़ों से निकल सकता है, अन्य भी जगहों से ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे मरीज के अंदर जो प्रवृत्ति देखी गई है, अर्थात उसको वोमिटिंग हो सकती है और उसका जो मल है उससे भी ब्लड आ सकता है, और 8 से 9 दिनों के भीतर खून की अगर ज्यादा हानि होगी तो मरीज जो है वो मर भी सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये खतरनाक है, ये इसके लक्षण है, इन लक्षणों को आप एक बार समझ लिया। अब इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, एक नजर इस पर भी डाल लें। तो फिलहाल अगर बात की जाए जैसे वैक्सीन की, कि इसके लिए कोई एंटीवायरल दवा या इस तरह की कोई वैक्सीन इजाद की गई है कि नहीं, तो देखिए अभी तक कोई अनुमोदित, हम कह सकते हैं प्रमाणित कोई वैक्सीन या विशेष इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये और खतरनाक होता है। हालांकि अमेरिका की जो साबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट है उसने 700 डोज का एक एक्सपेरिमेंटल मारबर्ग वैक्सीन जो है उपलब्ध कराया है, लेकिन अभी ये प्रमाणित नहीं है, इसीलिए अनुमोदित नहीं है, अप्रूवल नहीं है उसका। अब डब्ल्यूएचओ कहता है कि जो मेन इसमें उपाय है वो है सपोर्टिव केयर, अर्थात जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं आप उसका इलाज करेंगे,
तभी इसको बचाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप तरल पदार्थों का सेवन कराएं जिससे कि इसको ठीक किया जा सकता है। बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें रक्तस्राव होता है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट भी हो जाती है। तो विशेष लक्षणों का इलाज करना और ये काम करके मरीज की जान बचाई जा सकती है। अगर मरीज को तुरंत तरल पदार्थ दिए जाएं और खून बहने से रोका जाए तो उसकी जान बच सकती है, अन्यथा उसकी जान जाने का जोखिम इसमें काफी हद तक ज्यादा होता है। अब रवांडा सरकार कुछ नए वैक्सीन और इलाज की तलाश कर रही है। कहने का मतलब यह है कि जो नॉर्मल जब भी वायरल संक्रमण होता है तो उसमें अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द का इलाज करें। अगर आपको लगातार वोमिटिंग हो रही है तो डिहाइड्रेशन ना होने दें, तरल पदार्थ लेते रहें। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी इन कंडीशनों में आपके बॉडी की जो तरलता है वो बनी रहनी चाहिए। तो सामान्य उपाय के माध्यम से फिलहाल इसमें जान बचाई जा सकती है। कुछ दिनों के जो प्रकोप है उसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करके इससे उबरा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है वो जब सामाजिक संपर्क से कोई रोग फैलता है तो सामाजिक संपर्क को ब्रेक करना इसका सबसे अच्छा उपाय होता है, जो इससे कि आप सभी वाकिफ हैं। कोविड-19 के प्रकोप के समय हम सब ने इस चीज को देखा है। शुरुआती दौर में अगर इन चीजों को दबाया जाए तो इसके प्रसार को वैश्विक रूप लेने से रोका जा सकता है। तो अंत में आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि मारबर्ग वायरस का पहला प्रकोप कब और कहां हुआ था। विकल्प आपके सामने है। 1967 मारबर्ग जर्मनी, 1950 न्यूयॉर्क अमेरिका, 1976 कांगो, 1980 दक्षिण अफ्रीका। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।